जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं ठग के साथ ठगी की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव के मंदिर के घंटों की आवाज जैसे किसी अनजाने तूफान का स्वागत कर रही हो। दोपहर की गर्मी में भी हवा के झोंके किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। ठीक उसी दोपहर में एक काला जीप गांव के बीचों बीच आकर रुकी। कोई नहीं जानता था कि जीप में कौन है, लेकिन जितनी सफाई से वो गाड़ी चमक रही थी, उतना ही रहस्य उसकी खिड़कियों के काले शीशों में छुपा था। धीरे से दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक लंबा गोरा सा आदमी, उम्र लगभग 40, आंखों में शिकार को पहचान लेने वाली तेजियां। पूरा गांव इसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी पहेली को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने चौपाल पर पड़ी लकड़ी की चारपाई पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं यहां मौका लेके आया हूं, पैसे कमाने का। चौंक गए सब। गांव में कभी कोई इस अंदाज में नहीं बोला था। और बिना समय गंवाए उसने अपनी जेब से एक पुरानी जली हुई किताब निकाली, जिसके पन्नों से धूल के साथ रहस्य भी उड़ रहा था। उसने दावा किया कि ये किताब बताती है कि इस गांव की जमीन के नीचे पुराने जमाने के सिक्कों और अनमोल धातुओं का खजाना छुपा है। इतना खजाना जो पूरे गांव का चेहरा बदल सकता है। उसके शब्दों में ऐसा जादू था कि लोग अविश्वास के बावजूद खिंचते चले आए। उसने समझाया कि पूरे गांव की 5 एकड़ जमीन मिल जाए तो वो पता लगा सकता है कि खजाना कहाँ है। उसने भरोसा दिलाने के लिए अपने बैग में रखी चमचमाती मशीन दिखाई। कुछ लाल बटन, कुछ तार और एक नीली स्क्रीन। किसी ने इससे पहले ऐसी चीज नहीं देखी थी। वो बोला, छुपे खजाने को सिर्फ ये विज्ञान ढूंढ सकता है, भाग्य नहीं। कुछ देर में खेत खलिहान से खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि कोई बड़ा आदमी आया है, बड़ा काम लेकर आया है। किसान, मजदूर, दुकानदार, जिज्ञासा से भरे सब लोग घिर आए। सबसे पहले आगे आया लाला राम प्रसाद, पैसे वाला, जमीनों का मालिक। उसने पूछा, और हमें मिलेगा क्या? वो मुस्कुराया, कोने से आंखें सिकोड़ते हुए बोला, साझेदारी, जितना खजाना निकलेगा सब बांट लेंगे। मैं मशीन और काम करूंगा, आप जमीन देंगे। लाला की आंखों में चमक दिखी और बाकी लोगों में भी। कोई गरीबी से उभरने का सपना देख रहा था, कोई अपनी बेटी की शादी, कोई कर्ज उतारने की खुशी सोच रहा था। धीमे धीमे शक के बदले लालच बैठने लगा। आदमी ने अपनी बात खत्म की, बस 2 दिन में मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज रात से काम शुरू होगा। पर उसके जाने के बाद भी लोगों के कानों में उसका हर शब्द गूंज रहा था। बात खजाने की थी और खजाना सदियों से इंसान को अंधा करता आया है। सच्चाई, झूठ, जोखिम सब सपनों के नीचे दब गए। उस आदमी के जाने के बाद चौपाल में कुछ देर खामोशी रही। फिर अचानक बूढ़े राम खिलावन ने धीमी आवाज में कहा, इतना आसान कुछ नहीं होता। कोई बेवजह किसी गांव को दौलत नहीं सौंपता। सब उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन अब लोग सच नहीं सुनना चाहते थे, सपनों में जीना चाहते थे। और ठीक उसी पल वो काला जीप दोबारा गुजरे और उसके टायरों से उड़ती धूल गांव के ऊपर एक अनदेखे खेल का पर्दा गिरा रही थी। किसी ने नहीं जानना चाहा कि वो कौन है। सब सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि खजाना कितना बड़ा है। लेकिन कोई नहीं जानता था, इस सौदे की शुरुआत भी सिर्फ सौदा नहीं थी, ये किसी जाल की पहली गांठ थी। रात होते ही गांव की हवा जैसे बदल गई। दिन में लोगों की आंखों में जो शक की परछाइयां थीं, शाम ढलते ही वे लालच की चमक में बदल गईं। चौपाल, खेतों और पगडंडियों पर सिर्फ एक ही चर्चा, कितना खजाना होगा। और हर कोई अपने मन में अपना अपना हिसाब बनाता फिर रहा था। कोई सोच रहा था नया घर बनेगा, कोई शहर में दुकान खोलेगा, कोई विदेश जाने के सपने देखने लगा। खजाना अभी मिला भी नहीं था, लेकिन गांव पहले ही अमीर महसूस करने लगा था। रहस्यमयी आदमी यानी वो अजनबी शाम के धुंधलके में चौपाल पर फिर आया। इस बार वो अकेला नहीं था, साथ में 5 मजबूत आदमी थे, चेहरे कठोर, आंखों ने किसी सेना वाले प्रशिक्षण की झलक। मशीनें, रस्सियां, कांटों वाले औजार सब ले आए थे। अजनबी ने निर्देश दिए, किसी को शोर नहीं करना है, कोई बाहर गांव नहीं जाएगा, काम रात में होगा,
ये राज सिर्फ हमारा है। उसके बोलने का अंदाज आदेश जैसा था, मगर लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि लालच अब फैसले ले रहा था, दिमाग नहीं। रात के पहले पहर में पुरानी बंजर जमीन के बीचों बीच एक मशीन गूंजने लगी। डीप स्कैनर, जैसा वो कहता था। गांव के लोग दूर खड़े चमकती नीली स्क्रीन को आश्चर्य से देखते रहे। मशीन जगह जगह झंझनाहट की आवाज कर रही थी और अजनबी हर बार मुस्कराता, जैसे उसे वही मिल रहा है जो वो ढूंढ रहा था। बीच में कहीं स्क्रीन पर सिक्कों जैसे गोल निशान उभरते दिखाई दिए। वो चिल्लाया, दिखा, नीचे धातु है। हमने सही जगह चुन ली। बस उस एक चिल्लाहट ने इतना कर दिया कि लोगों की सोच पर ताला लग गया। अब कोई शक करना पाप जैसा लगने लगा। जमीन की खुदाई शुरू हुई, मिट्टी हटाई गई, कुछ जगहों को रस्सी से बांधा गया, मशीन के तार गाड़े गए। रात के सन्नाटे में हर फावड़े की आवाज ऐसा लग रही थी जैसे खजाने की गुफा खुलने वाली है। कुछ घंटे बाद अजनबी रुक गया। उसने कहा कि ठीक नीचे 4 फुट गहराई पर कुछ बड़ा दबा है। लोग घबरा भी रहे थे और कांप भी रहे थे, उत्साह से। तभी अचानक लाला रामप्रसाद ने हिम्मत करके पूछा, अगर खजाना निकल आया तो हमें कितने हिस्से मिलेंगे? अजनबी जैसे पहले से तैयार था। उसने जेब से एक कागज निकाला। उस पर लिखे नियम सुनकर कई लोग एक पल को सन्न रह गए। सबसे बड़ा हिस्सा अजनबी का, फिर बाकी का बंटवारा उन्हीं के बीच होगा जो निवेश में पैसा लगाएंगे। मतलब खजाना तो मिलेगा, पर पहले जमीन और खुदाई के खर्चे गांव वालों के। लोग कुछ समझने लगे, लेकिन धंधा छोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लालच के सामने तर्क हमेशा हार जाता है। धीरे धीरे पैसे इकट्ठा किए जाने लगे। कई परिवारों ने गहने गिरवी रखे, किसी ने जमीन का हिस्सा दान जैसा दे दिया। युवाओं ने कर्ज लेने की बात भी सोची। और सबसे विचित्र बात ये कि ये सब करने में उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि एक अनोखी खुशी महसूस हो रही थी, जैसे किसी बंद दरवाजे की चाबी मिल गई हो। रात गहरी होती गई, मशालें बुझ गईं, पर उम्मीद की आग जल रही थी। काम थमा और अजनबी ने घोषणा की, कल रात जब चांद पूरा होगा हम खजाना निकालेंगे। आज मशीन ने साबित कर दिया है कि वो यही है। बस कल सब बदल जाएगा। गांव वालों के दिल में हलचल थी। कोई सो न पाया। कुछ लोग अपने भविष्य की कीमत जोड़ रहे थे, कुछ घर में पैसे गिन रहे थे, कुछ आसमान की तरफ देखते हुए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन उसी रात एक घर की खिड़की से किसी ने बाहर झांक कर फुसफुसाया, वो आदमी झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ गलत है। और अगले ही पल वो आवाज एकदम बंद हो गई, जैसे किसी ने उसे चुप करा दिया हो। कौन था जिसने शक किया? किसने उसे चुप कराया? और क्या कल सच में खजाना निकलेगा, या फिर गांव खुद किसी जाल में उतरता जा रहा है? अभी कोई नहीं जानता था, पर सोने का सपना जितना चमकदार था उतना ही घातक। अगली सुबह गांव में कुछ भी सामान्य नहीं था। पंछियों की आवाज, हल चलाते किसान, चूल्हों का धुआं, सब कुछ रोज जैसा दिख रहा था। लेकिन लोगों के चेहरों पर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे पूरे गांव ने एक साथ कोई सपना देखा हो और अब हर कोई उस सपने के सच होने का इंतजार कर रहा हो। चौपाल पर मर्द इकट्ठा थे, घरों के भीतर औरतें बातचीत कर रही थीं, बच्चे भी खजाने की बातें सुनकर खेल छोड़कर ध्यान लगा रहे थे। हर दिल में एक ही सवाल, क्या आज रात सब बदल जाएगा? दोपहर लगभग ढलने ही वाली थी कि गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाते हुए एक पुरानी मोटरसाइकिल आई। उस पर सवार था एक दुबला पतला साधारण सा आदमी, उम्र लगभग 30 साल, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में तलखी और थकान। वो किसी खोए हुए इंसान की तरह इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी की तलाश में हो। ग्रामीणों ने देखा और फुसफुसाहट शुरू हो गई, कौन है ये? वो आदमी सीधे चौपान पहुंचा और बिना परिचय के एक नाम लिया, विजय शर्मा यहां आया था। लोग चौंक गए, वो रहस्यमयी आदमी यही नाम बताकर आया था। लाला रामप्रसाद आगे बढ़ा, हां आया था, आज रात खजाना निकलने वाला है, मशीन लाई है, वो बड़ा आदमी है, उसका पूरा प्लान चल रहा है। मोटरसाइकिल वाला आदमी सुनकर तिलमिला उठा। उसने गहरी आवाज में कहा, वो बड़ा आदमी नहीं है, वो अपराधी है, उसका असली काम ही है लोगों को खजाने के नाम पर लूटना। गांव गांव घूमकर करता है ये खेल, जहां जाता है वहां उजाड़ छोड़कर चला जाता है, जिस घर में शक दिखे वहां जुर्म। शब्द सीधे दिल में चुभे, लेकिन बात जितनी सच लग रही थी उतनी ही दर्दनाक भी। लाला झुंझरा उठा, अगर वो अपराधी है तो सबूत दे, लोगों को डराने मत आ। आदमी ने अपने बैग से फाइल निकाली, पुराने अखबारों की कटिंग्स,
4 गांवों की शिकायतें, ठगे गए परिवारों की तस्वीरें, हर जगह वही आदमी, वही काली जीप, वही मशीन और उन्हीं जैसा सपना बेचकर तबाही। कुछ लोगों ने पहली बार शक की गंध महसूस की। खजाने से ज्यादा डर की बारी आने लगी। फिर भी हर कोई मान जाए ये जरूरी नहीं। किसी ने झुंझलाकर कहा, अगर वो झूठा निकला तो? अगर तू सब बिगाड़ने आया है? मोटरसाइकिल वाला शांत खड़ा था। मैं सब रोकने आया हूं। रात होने से पहले मेरे साथ चलो। उसकी मशीन असली नहीं, नकली है। मैं दिखाऊंगा। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं खुद अपने हाथों से उसे खजाना निकालने दूंगा, लेकिन अगर मैं सही हुआ तो उसे भागने से पहले पकड़ेंगे। लोग आपस में बट गए। आधा गांव आदमी की बात मानने को तैयार, आधा अब भी खजाने के जादू में डूबा। और लालच हमेशा निर्णय बिगाड़ देता है। रात होने तक कोई नतीजा नहीं निकला। मशालें जलाई जा चुकी थी। खुदाई फिर शुरू होने वाली थी। अजनबी यानी विजय शर्मा मौज में घूम रहा था। उसे पता था गांव उसके जाल में फंस चुका है, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि आज रात पहली बार उसके खेल में उसके बराबर का खिलाड़ी उतरा है, जो ठग को ठगने आया था। और जैसे ही चांद पूरा निकला, दोनों रास्ते एक जगह टकराने वाले थे। लालच बनाम सच, दिमाग बनाम धोखा। गांव का भविष्य इसी रात लिखा जाने वाला था, और कोई नहीं जानता था कि कौन जीतेगा। रात पूरे शबाब पर थी। आसमान में पूरा चांद चढ़ा था, जैसे उसने खुद गवाही देने का फैसला किया हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। हवा नमी से भारी थी। खेतों के बीच झिंगरों के आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं, लेकिन गांव के लोगों के कान वहां नहीं थे। उनका ध्यान सिर्फ उस जगह पर था जहां खजाने की खुदाई होनी थी। मशालों की रोशनी में मिट्टी का ढेर चमक रहा था, और जमीन के बीचों बीच मशीनों और तारों का वो जाल फैला था जिसे देखकर वे खुद को अमीरों की दुनिया के करीब महसूस कर रहे थे। ठग विजय शर्मा जैसे मंच के नायक की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में उतनी ही चमक थी जितनी अभी गांव वालों की थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि गांव वाले उम्मीद से चमक रहे थे और वो चाल से। उसने हाथ फैलाकर लोगों को पास बुलाया और बोला, आज की रात हम इतिहास बदलने वाले हैं, लेकिन खजाना निकालने से पहले आखिरी कदम बाकी है, डील फाइनल। ये शब्द सुनते ही गांव फिर 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों के दिलों में शक लौटने लगा, लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। विजय ने एक बड़ा कागज खोला। उसमें शर्तें थीं। लिखा था, अगर खजाना मिलता है तो 60% विजय का, 40% उन लोगों में बांटा जाएगा जिन्होंने निवेश किया है, और जो लोग निवेश नहीं करेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नजरें एक दूसरे के चेहरों पर घूमी। कौन पीछे रहना चाहता था? लोगों ने पैसे निकालना शुरू कर दिया। सोने के कंगन पहुंचे, चांदी की पैजावियां उतरीं, कुछ ने जमीन की रसीदें दीं, कईयों ने बच्चों के नाम पर जमा रकम भी थमा दी। सब कुछ विजय के लोहे के ट्रंक में जा रहा था, और वो हर नई चीज के साथ एक नकली सी मुस्कान हंस रहा था। लेकिन उसी भीड़ में मोटरसाइकिल वाला पुलिस वाला आदमी चुपचाप हर चीज देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी, जैसे वो हर क्षण देर होने के डर से लड़ रहा हो। वो विजय के पास गया और धीरे से बोला, काम शुरू करने से पहले मशीन की जांच कर लेते हैं। गांव वालों का हक है झूठ और सच में फर्क करने का। विजय की आंखों में पहली बार हल्की बेचैनी चमकी, लेकिन उसने तुरंत हंसकर सबके सामने अभिनय किया, अरे बिल्कुल, जांच कर लो, भरोसा जरूरी है। वो पुलिस वाला मशीन के पास गया, स्क्रीन, तारों और सेंसरों को छूकर देखने लगा। तभी विजय धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, बहुत कोशिश कर ली, अब पीछे हट जा, वरना सुबह तक तू जिंदा नहीं बचेगा। इस आवाज में इतना जहर था कि सुनने वाला भी कांप जाए। पुलिस वाले की मुट्ठियां कस गईं, पर उसने जवाब देने के बजाय मशीन की जांच पूरी की और गांव वालों के सामने कहा, जांच ठीक है, मशीन में कोई खराबी नहीं। ये सुनते ही लोग और भी विजय के करीब हो गए, लेकिन कोई नहीं जानता था पुलिस वाले ने झूठ बोला था। मशीन असली नहीं थी, वो सिर्फ आवाज और नकली संकेत दिखाती थी, और सच बोलने से पहले ही उसे मौत की धमकी मिल चुकी थी। अब जमीन खोदी जा रही थी। फावड़ों की आवाज रात को चीर रही थी। मिट्टी हटने लगी, 2 फुट, फिर 3 फुट, फिर 4 फुट। लोग सांस रोक के खड़े थे। विजय मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो क्या होने वाला है। 4 फुट पर जाकर फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। टन!
लोगों की रगों में बिजली दौड़ गई। मिल गया, मिल गया! चीखें गूंज उठीं, महिलाएं रो पड़ी खुशी से। बूढ़ों ने सिर आसमान की ओर उठा दिया, बच्चे उछल पड़े। लोहे का बड़ा डिब्बा बाहर निकाला गया, मिट्टी से भरा हुआ। उस पर प्राचीन ताले जैसा निशान था और लोग पागलों की तरह चिल्लाए उठे, खोलो, खोलो! विजय ने भरपूर नाटक किया, जैसे उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा हो। फिर उसने हाथ उठाकर कहा, थोड़ा पीछे हटो, ताला खोलते समय खतरा हो सकता है। गांव वाले कुछ दूरी पर गए। मोटरसाइकिल वाला आदमी दूर से सांस रोक के खड़ा था। उसकी आंखें सिर्फ डिब्बे पर नहीं, विजय के चेहरे पर थीं, क्योंकि विजय की मुस्कान बता रही थी कि वो बिल्कुल जानता है डिब्बे के अंदर क्या है। ताला खोला और उसी पल दो तेज धमाके जैसी आवाजें उठीं, पर खुशी की नहीं, चीखों की। डिब्बा सोने से भरा हुआ नहीं था। उसमें लोहे के टुकड़े, जंग लगे फावड़े और टूटी मिट्टी की हांडियां पड़ी थीं। कुछ भी कीमती नहीं, कुछ भी नहीं। पहले 2 सेकंड इतनी खामोशी कि हवा भी थम गई, और तीसरे सेकंड पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लेकिन विजय ने पहले ही तैयारी की थी। उसी क्षण उसके आदमी बंदूक निकालकर चौकन्ने खड़े हो गए। विजय चिल्लाया, कोई भी पास आया तो गोली पड़ जाएगी। सब अपने घर चले जाओ, रात खत्म, लड़की रोना बंद करो, हम सुबह सारे हिसाब करेंगे। गांव वालों में खून उबल रहा था, लेकिन बंदूकों के सामने सबकी हिम्मत टूटती जा रही थी। बच्चों को पीछे खींचा गया, औरतें डरी हुई थीं, मर्दों की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, लेकिन पैर कांप रहे थे। और तभी पहली बार मोटरसाइकिल वाला चिल्लाया, भागने मत दो, आज अगर ये छूट गया तो हमेशा के लिए सब लुट जाओगे। उसकी आवाज रात में तलवार की तरह गूंज गई। सबकी नजरें विजय पर टिक गईं। गांव और ठग अब आमने सामने खड़े थे। कहानी अब खजाने और पैसों की नहीं रही थी, अब ये जिंदगी और बर्बादी की लड़ाई बन चुकी थी। रात के उस उथल पुथल के बाद गांव जैसे बिखर गया था। हवा में डर, शर्म और गुस्से का भारीपन टंगा था। हर कोई जान चुका था कि खजाने का सपना झूठ था, लेकिन बंदूकें किसी भी विरोध की एक ही सजा सुना रही थीं, खामोशी। विजय और उसके आदमी खुदाई के पास डेरा जमाए रहे, जबकि गांव वाले दूर अंधेरे के पीछे छुपकर उनकी हर हरकत देख रहे थे। कोई खुलकर आवाज नहीं उठा पा रहा था, पर भीतर ही भीतर सब फट रहे थे। सुबह होते ही चौपाल खचाखच भर गई। औरतें रो रही थीं, मर्द गुस्से और निराशा में चुप बैठे थे, बच्चों की आंखों में डर घुस चुका था। लोग एक दूसरे को दोष दे रहे थे। मैंने तो कहा था, तू पैसे मत देना, ये सब लालच की वजह से हुआ। पर इस लड़ाई में किसी का फायदा नहीं था, क्योंकि जिसे नुकसान हो चुका हो उसके लिए अपराधी सिर्फ एक होता है, ठग। तभी अचानक शोर उठा, विनोद गायब है। विनोद, वही 21 साल का मजबूत, तेज और जिंदा दिल लड़का, खजाने के सपने में सबसे ज्यादा डूबा हुआ, लाला राम प्रसाद का भतीजा, रात को खुदाई में सबसे आगे था। सुबह उसके बिस्तर पर सिर्फ मिट्टी लगी कमीज पड़ी थी, मगर वो खुद नहीं। ये खबर आग की तरह फैल गई। हर घर में दहशत, हर चेहरे पर सन। आखिर वो कहाँ गया? किसी ने कहा शर्म से भाग गया होगा, बहुत पैसे दिए थे, हार सहन नहीं हुई होगी। किसी ने अंदाजा लगाया शायद नदी किनारे गया हो, रोने। पर विनोद की मां का जवाब पूरे गांव की रूह हिला गया। अगर वो गया होता तो बाहर की चप्पल तो होती, बरामदे में रखी उसकी चप्पल तो अभी भी वहीं पड़ी है। एकदम चुप्पी। अगर चप्पल वहीं है तो विनोद घर से खुद बाहर नहीं गया। दोपहर को पुलिस वाला मोटरसाइकिल वाला आदमी घर पे जांच करने पहुंचा। उसने कमरे के कोने में मिट्टी के ताजा निशान देखे और फिर बिस्तर के सिरहाने पर कुछ छोटे टुकड़े दिखाई दिए, रस्सी के रेशे। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो रहस्यमयी ढंग से फुसफुसाया, विनोद गया नहीं, उसे ले जाया गया है। गांव कांप उठा। सबकी आंखें खुदाई वाली जगह की तरफ घूम गईं, जहां विजय और उसके आदमी डेरा जमाए हुए थे। मर्द दौड़ पड़े, क्रोध में अंधे होकर, पर विजय के आदमी पहले से तैयार बैठे थे। बंदूकें सीधी कर दीं। विजय ने ठंडी हंसी के साथ कहा, किसी लड़के के गायब होने के लिए मुझे दोष दे रहे हो? किसी क्या पता, शायद भाग गया हो या कहीं गिर पड़ा हो। बदनाम करने से अच्छा है कि अपने काम से काम रखो। और हां,
उसने धमकी भरी आवाज में जोड़ा। आज रात हम निकल जाएंगे, इससे पहले कोई ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करे। शब्द सुनने में सीधे थे, पर उनमें खून की गंध थी। जनता टूट गई, दर्द, बेबसी और गुस्से से। शाम होते तक गांव का माहौल और भी भारी हो गया। किसी के घर चूल्हा नहीं जला, किसी ने खेत नहीं देखा। औरतें रोते रोते थक गईं, बुजुर्ग माथा पकड़कर बैठे रहे। हर किसी की जबान पर अब एक ही बात, विनोद कहाँ है? अचानक शाम ढलते ही हवा में डर का तूफान घूम गया। नदी किनारे मछुआरों को विनोद का मोबाइल टूटा हुआ मिला, और मोबाइल पर आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, डर से कांपती हुई आवाज, मुझे यहां से निकालो रिकॉर्ड अचानक बंद हो गया और पृष्ठभूमि में कुछ सेकंड के लिए विजय के आदमी की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। इसके बाद गांव में कोई शक नहीं बचा कि विनोद के गुम होने के पीछे विजय और उसके आदमी ही हैं। इस बार डर से ज्यादा गुस्सा भड़का। पुरुषों ने टोपे कस लिए, औरतों ने आंसू पोंछ लिए, बुजुर्गों ने डंडे उठा लिए। अब यह खजाने का खेल नहीं था, ये पुकार का बदला था। लेकिन मोटरसाइकिल वाले आदमी ने सबको रोककर कहा, विजय के पास बंदूकें हैं, हमला किया तो आधा गांव मरेगा। लगाई आज होगी, पर चाल से, ताकत से नहीं। और उसने अपनी जेब से एक छोटा नक्शा निकाला। उस पर पीले निशान थे, वहीं से विनोद को छुपा कर रखा गया था। गांव की नसों में फिर जान लौटी, पर यह जान अब सिर्फ एक चीज चाहती थी, सच और इंसाफ। और जहां सच और खून की लड़ाई साथ हो, रातें लंबी और खतरनाक होती हैं, और लाखों में से सिर्फ एक ही रात गांव की तकदीर बदलती है। उनकी वो रात आ चुकी थी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन बंसी की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वो अपने छोटे से कमरे में चारपाई पर लेटा छत को घूर रहा था। मन में दुविधा, एक तरफ सिक्कों का लोभ, दूसरी तरफ खून बहाती जमीर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ठग महेश के साथ सही कर रहा है या उसके खिलाफ जा रहा है। वहीं कमरे के कोने में दीवार से टिककर बैठा महेश धीमी आवाज में बोला, बंसी, तू सोच मत, बस सुबह तक हम सब निपटा देंगे, बस एक रात और। महेश के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जिसे देखकर लगता था कि जैसे जीत उसके हाथ में है, मगर बंसी की आंखें शक में डूबी हुई थीं। उसने अपने मन की बेचैनी दबाते हुए पूछा, अगर किसी को पता चल गया तो? महेश धीरे से हंसा, ऐसा हंसा जिसमें चालाकी और खतरा दोनों था। लोगों का फायदा उठाना और उन्हें फायदा महसूस कराना, यही ठगी का असली खेल है। किसी को शक नहीं होगा। सबसे बड़ा धोखा वही होता है जिसमें इंसान धोखा खाता भी है और उसे लगता है कि उसने फायदा किया है। सुबह का उजाला होते ही दोनों सरपंच के खेत की ओर निकल पड़े। गांव में खबर फैल चुकी थी कि सरपंच को चमत्कारी सिक्के मिल गए हैं और इससे गांव की किस्मत बदलने वाली है। सरपंच के घर पर लोगों की भीड़ थी, मर्द, औरतें, बुजुर्ग, सब इंतजार कर रहे थे कि आज सरपंच बताएगा सिक्के का राज क्या है। सरपंच ने महेश को बुलाया और बोला, पुरोहित जी आएंगे, मंत्र पढ़ेंगे और फिर असली सिक्के की शक्ति खुल जाएगी। सिर्फ आज, सिर्फ एक बार। सभी की सांसें अटक गईं। अचानक मंदिर का घंटा बजा और लाल कपड़ों में एक बूढ़ा सा साधु प्रकट हुआ। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल। सब उसे देखकर झुक गए। लेकिन बंसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महेश की कलाई पकड़ते हुए धीरे से कहा, यह साधु तो दिल्ली वाले मालवा मार्केट का ठग है। हम दोनों ने इसे पहले देखा है। महेश ने उसकी हथेली कस ली, चेहरा बिना बदले फुसफुसाया, यही प्लान है और यही खेल। तू चुप रह, चाहे कुछ भी हो जाए। बंसी के दिल की धड़कन और तेज हो गई। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। चारों तरफ धूप का धुआं फैल गया। सबकी निगाहें सिक्के पर थीं। साधु जोर से बोला, इस सिक्के की असली ताकत तभी खुलेगी जब हर लाभार्थी इसमें पैसा चढ़ाएगा। जिसका पैसा इसमें लगेगा उसकी जिंदगी संवर जाएगी। आज जो निवेश करेगा वो अगली सुबह तक दुगना पाएगा। भीड़ में सरसराहट फैल गई। लोग पहले चुप,
फिर एक के बाद एक करके घरों से पैसा लाने दौड़ पड़े और कुछ ही मिनटों में घर के आंगन में रुपयों का ढेर लगने लगा। नोट, सोना, जेवर, बचत, बक्से, सब। बंसी की आंखें फटी रह गईं। वो समझ चुका था, ये सिर्फ ठगी नहीं थी, ये गांव की सबसे बड़ी लूट थी। भीड़ की आवाज में दबे स्वर में बंसी ने महेश से कहा, कितने लोगों को बर्बाद करेगा तू? कम से कम सरपंच को तो बता दे सच, कुछ तो रहम कर। महेश ने बंसी के कंधे पर हाथ रखा और हल्की हंसी के साथ बोला, मैंने सरपंच को भी बेवकूफ बनाया है और वो मुझे अपना विश्वासी समझ रहा है। असली मजा बदले में ही है। जिसने मुझे ठगा था, मैंने उसी को ठगने के लिए पूरी जिंदगी इंतजार किया है। बंसी अवाक। तो ये पूरा प्लान महेश की निजी दुश्मनी का खेल था। गांव, जनता, पैसा, सब उसके बदले का हिस्सा। उधर साधी घोषणा कर चुका था, रात के 12 बजे तक जिसे भी रुपए दुगने चाहिए वो पैसा चढ़ाए, फिर दान दक्षिणा का समय बंद हो जाएगा। शाम तक गांव का लगभग हर परिवार अपनी जमा पूंजी लाकर रख चुका था। महेश और साधु की आंखों में जीत नाच रही थी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे किसी ने सोचा नहीं था। सूरज ढल चुका था, रात गहरा रही थी, भीड़ कम हो चुकी थी, लेकिन बंसी अभी भी वहीं खड़ा था। वो चुप था, पर उसके मन में भयंकर तूफान था। तभी महेश चुपके से उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, योजना याद है ना? रात के 12 बजते ही हम सिक्के, पैसे, जेवर सब लेकर निकल जाएंगे। कोई शक भी नहीं करेगा। और हां, रास्ते में कोई गलती मत करना, क्योंकि जो मेरे रास्ते में आया वो जिंदा नहीं रहा। ये सुनते ही बंसी की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। अब मामला सिर्फ ठगी का नहीं था, जान का भी था। वो मन ही मन बड़बड़ाया, या तो मैं ठग बनूं या ठग के साथ ठगी करूं। और उसी क्षण बंसी ने फैसला कर लिया, आज रात महेश ही ठगा जाएगा। रात 12 तक अभी 5 घंटे बाकी थे और बंसी के दिमाग में अब एक ऐसा प्लान बन रहा था जिसमें महेश को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। रात धीरे धीरे गाढ़ी स्याही की तरह फैल रही थी। सरपंच के आंगन में अब भी सिक्के के आसपास धीमी रोशनी और धूप की गंध बची हुई थी, लेकिन भीड़ लगभग खत्म हो चुकी थी। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में जाकर सुबह के सपने बुनने लगे थे। दुगना पैसा, नया घर, नए कपड़े, खरीदारी, समृद्धि। लेकिन असलियत सिर्फ 3 लोग जानते थे, महेश, साधु और बंसी। घड़ी की टिक-टिक हर सेकंड का हिसाब दे रही थी। रात के 8 बज चुके थे। साधु अंदर कमरे में बैठा शराब के छोटे घूंट भरते हुए बोला, बस 4 घंटे और फिर हम सब लेकर पलायन। महेश मुस्कुराकर बोला, जिसे भी धोखा दिया हो उसका चेहरा जब आखिरी बार याद आता है तब मजा आता है। बंसी चुपचाप किनारे बैठा था। महेश की दुष्ट मुस्कान उसे भीतर तक खाए जा रही थी। वो सोच रहा था, ये गांव वालों ने हम पर भरोसा किया, हम पर यकीन किया, क्या मैं भी उतना ही निर्दयी बन जाऊं? मगर ये सोचते ही उसकी आंखों में रोशनी कौंधी। महेश ने कहा था कि सरपंच ने पहले उसे धोखा दिया था। तभी बंसी समझ गया कि ये सिर्फ पैसे की ठगी नहीं है, बल्कि बदले का जहरीला खेल है। और आज अगर महेश का बदला पूरा हुआ तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। बंसी बिना आवाज किए उठकर बाहर चला गया। रात थोड़ी ठंडी हो गई थी। धीरे धीरे वो खेतों की तरफ बढ़ा, जहां सरपंच अकेला बैठा दूर आसमान देख रहा था। बंसी को देखकर उसने सवालिया नजरों से पूछा, सब ठीक ना? 2 सेकंड की खामोशी, फिर बंसी ने झूठ बोला, हाँ सब ठीक है। वो सच बता सकता था, रोकर थाम सकता था, लेकिन अगर उसने सरपंच को सब बता दिया तो महेश शक कर लेगा और पूरा प्लान गड़बड़ा जाएगा। अब खेल महेश नहीं, बंसी के दिमाग में चल रहा था। अब रात के 10 बजे थे। योजना के अनुसार आधी रात को निकलना था, लेकिन बंसी ने चुपके से समय बदल दिया। उसने बैलगाड़ी वाले मोहन को जाकर कहा, तेरे भाई के लिए शहर से दवाई मंगवानी है, तुरंत जा गाड़ी तैयार कर। मोहन ने गाड़ी तैयार कर दी। उसे असलियत पता ही नहीं थी। 11 बजे ही बैलगाड़ी तैयार खड़ी थी। साधु और महेश ने अपने बैग भर लिए, सिक्के, नोट, जेवर सब। लेकिन निकलने से पहले महेश बोला, बंसी तू पैसे का हिस्सा लेने आएगा कल, अभी घर जा।
यह सुनकर बंसी को भीतर तक गुस्सा आया। इसने तो मुझे भी बेवकूफ बनाया। मगर उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। धीरे से बोला, ठीक है, मैं जाता हूं। बंसी वहां से निकल तो गया, लेकिन छिपकर खेतों के रास्ते से बैलगाड़ी के साथ साथ चलता रहा। रात 11:40 बजे। बैलगाड़ी गांव की सीमा से बाहर थी। साधु खुश, महेश गर्व में डूबा। बंसी की चाल अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। तभी अचानक महेश बैग खोलकर गिनती करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला, उसका चेहरा डर से काला पड़ गया। बैग में रेत और ईंटें थीं। साधु चीख पड़ा, पैसा कहाँ है? महेश उफन पड़ा, ये बंसी की चाल है, उसने हमें ठग दिया। दोनों बैलगाड़ी से कूदकर गांव की तरफ भागे। साधु गालियां देते हुए, महेश शेर की तरह गरजते हुए, बंसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे पूरी ताकत से दौड़े, लेकिन गांव पहुंचकर आंगन में रखे बड़े बड़े बक्से अब खाली पड़े थे। न सिक्का, न सोना, न नोट। महेश लगभग पागल होकर चिल्लाया, सिक्का कहाँ है? पैसा कहाँ है? बंसी कहाँ है? साधु ने कांपते हुए कहा, अगर वो पैसा लेकर भागा तो हमें तलाशना पड़ेगा, उसे मारकर लूट वापस लेनी पड़ेगी। महेश की आंखें खून से लाल थीं। उसने तलवार निकाल ली, आवाज दबी हुई लेकिन दिल चीरने वाली। उसने ठग के साथ ठगी की है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। न रात का डर, न गांव का डर। दोनों बंसी की तलाश में पागलों की तरह निकल पड़े। पर उन्हें ये नहीं पता था कि बंसी कहीं भागा नहीं था, बल्कि अभी भी गांव में ही मौजूद था। वो सरपंच के घर के ताले के पीछे बैठा इंतजार कर रहा था, पैसे, सिक्के और सच के साथ। और एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिससे कहानी अचानक पूरी दिशा बदल देगी। और आज रात फैसला होगा कि ठग कौन और असली ठगाया कौन। रात अपनी गहराई पर थी। सन्नाटा इतना गहरा कि जरा सी हलचल भी तूफान जैसी लगती। सरपंच के घर के भीतर ताला बंद था, लेकिन पर्दे की एक पतली दरार से दीपक की रोशनी बाहर रिस रही थी। अंदर बंसी जमीन पर बैठा सांसें रोककर इंतजार कर रहा था। उसके सामने बक्सों में रखा पैसा, सोना, जेवर और चमत्कारी सिक्का सुरक्षित थे, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, बस चिंता, बेचैनी और एक खतरनाक निर्णय का बोझ। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, ये सब सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये गांव वालों का है। लेकिन अगर मैंने सच बताया तो कौन मानेगा? मुझे ही चोर समझ लेंगे। वो अभी भी तय नहीं कर पा रहा था कि पैसे का क्या करे। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई, तेज, टूटते सांसों जैसी। महेश और साधु दोनों का गुस्सा दूर से ही महसूस हो रहा था। ताला तोड़ दे, महेश गरजा। पहले खिड़की देख, साधु फुपकारा। बंसी ने तुरंत कमरे की बत्ती बुझा दी। अंधेरा, मौत जैसा अंधेरा। दरवाजे पर जोर का प्रहार हुआ। ताला हिल गया। दूसरी बार और जोर से। धड़ाम। बंसी ने बक्सों को वैसे ही छोड़कर पीछे वाले छोटे स्टोर रूम का दरवाजा खोला और भीतर छिप गया। ताला तीसरी कोशिश में टूट गया। दरवाजा खुला। महेश अंदर घुसा, तलवार लटकाए हुए, आंखों में आग। साधु भी उसके पीछे, पसीने में डूबा, डर और लालच दोनों से कांपता हुआ। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बैग और बक्से जमीन पर पड़े दिख रहे थे। यहीं है पैसा, वो कहीं नहीं गया, यहीं छिपा है, साधु चीखा। महेश ने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर ढेर को हाथों से खंगालना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद उसने अपने हाथ में नोटों की गड्डियों को दबाकर हिस्टेरिकल हंसी हंसनी शुरू कर दी। वो हमें चकमा देना चाहता था, पागल समझा था क्या? लेकिन कमरे में सब कुछ सही पड़ा देखकर अचानक साधु की नजर दीवार के कोने में पड़ी लालटेन पर गई, जिसे हाल ही में बुझाया गया था। उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई। धीमे स्वर में बोला, वो यहीं कहीं छिपा है, अब भी यहीं है। महेश ने एक झटके में खड़े होकर गुर्राते हुए कहा, बाहर निकल बंसी, वरना एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। कमरे में सन्नाटा जम गया। बंसी स्टोर रूम में अंदर खड़ा था, पसीना टपक रहा था, लेकिन आवाज अब भी बंद। महेश ने अपने कदम धीरे धीरे कमरे में अलग अलग दिशाओं में बढ़ाए, जैसे शिकारी शिकार को सूंघ कर ढूंढ रहा हो। उसने बक्से उलटने शुरू कर दिए, कुर्सियां फेंक दीं, पलंग उलट दिया। फिर उसकी नज़र छोटी लकड़ी की खिड़की पर गई जो भीतर स्टोर रूम को जाती थी। उसकी आंखों में शैतानी चमकी। यहीं है। वो झटके में खिड़की की तरफ झपटा, कुंडी तोड़ी और दरवाज़ा पूरा खोल दिया। स्टोर रूम के अंदर से बंसी बाहर आया, लेकिन भागा नहीं, सीधा महेश के सामने खड़ा हो गया।
साधु डरकर पीछे हट गया। महेश तलवार बंसी की गर्दन पर रखकर फुसफुसाया, तूने ठग के साथ ठगी की, ये तेरे खून से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बंसी ने कांपती आवाज में कहा, महेश, मैं भागने वाला नहीं था, मैं सबका पैसा वापस कर देता, गांव वालों का सब कुछ। महेश क्रूर हंसी हंसा। गांव वाले, वो तो भेड़े हैं जिनके झुंड को काटना ही खेल है। बंसी ने गुस्से से दांत भींच कर कहा, तो तुझे गांव वालों से बदला नहीं लेना था, तुझे सरपंच से लेना था, पर तू कीमत पूरे बस्ती से वसूलना चाहता था। महेश चौंका, साधु भी हड़बड़ा गया। बंसी ने सच उगल दिया, तू सरपंच से 14 साल पुरानी दुश्मनी के लिए ये सब कर रहा है। मैं भी साथ देता अगर सिर्फ उसी को ठगना होता, पर तूने पूरा गांव बेचने की सोच रखी। कुछ क्षणों के लिए शांत, फिर महेश की आंखों में खतरनाक चमक। तो अब तू ही सरपंच से दुश्मनी की कीमत चुकाएगा। वो तलवार से वार करने ही वाला था कि तभी अचानक बाहर जोरदार आवाज सुनाई दी। लोगों की भीड़, शोर, रोशनी, टॉर्च की किरणें। सरपंच की आवाज गूंजी, अंदर कौन है? ताला कैसे टूटा? बंसी ने एक पल भी नहीं गवाया। वो जोर से चिल्लाया, सरपंच, यहां महेश और साधु पैसा लूट कर भाग रहे थे। पूरी ठगी का खेल इन्हीं का था। भीड़ भड़क उठी, लोग गुस्से में दरवाजे की तरफ दौड़े। महेश समझ गया खेल पलट चुका है। उसने बंसी को पकड़ने की कोशिश की, पर देर हो गई। दरवाजा खुल गया, लोग अंदर घुस पड़े। साधु खिड़की से कूदकर भाग गया, लेकिन महेश को लोगों ने वहीं जकड़ लिया। गुस्से से भरी आवाजें, गांव लूटने आया था, इसे नहीं छोड़ेंगे। बंसी ने सब बचाया। लेकिन बंसी चुप, उसका मन जश्न नहीं मना रहा था। भीड़ महेश को खींचते हुए बाहर ले गई और सरपंच ने बंसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तूने सही समय पर सब बचा लिया। पर बंसी की नजरें अभी भी जमीन पर थीं। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल, ठग कौन था, महेश या मैं? और तभी भीड़ में एक ठंडी आवाज सुनाई दी, किसी अजनबी की, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली ठगी अभी बाकी है। बंसी ने मुड़कर देखा, अजनबी चेहरा, काली टोपी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। लेकिन कौन? कहां से? कब आया? आंगन में हलचल और भीड़ का शोर कम हो रहा था। लोग महेश को रस्सियों से बांधकर पंचायत के चबूतरे की ओर ले जा रहे थे, लेकिन बंसी की निगाहें उस अजनबी आदमी पर टिकी थीं। काली टोपी, काला कोट, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान, आंखें बिल्कुल शांत, लेकिन भीतर गहराई में तूफान छिपा हुआ। वो भीड़ से दूर खड़ा था, जैसे सब कुछ देख रहा हो पर किसी से मतलब नहीं रखता हो। उसकी मौजूदगी किसी को दिखाई भी दे रही थी और अनदेखी भी। बंसी उसके पास जाने ही वाला था कि उसने एक धीमी पर गहरी आवाज में कहा, अभी मत आना, सही समय आने पर खुद बुला लूंगा। बंसी ठिठक गया। उसका दिमाग कह रहा था, ये साधारण इंसान नहीं है, लेकिन हालात ने उसे फिलहाल वहां रोकने नहीं दिया। गांव के लोग उसे कंधों पर उठा रहे थे, इज्जत और खुशी से। बंसी ने गांव बचाया, अगर बंसी नहीं होता तो हम बर्बाद हो जाते। लेकिन बंसी अंदर से बेजान महसूस कर रहा था। उसे पता था कि उसने सिर्फ महेश को नहीं रोका, उसने ठगी का जवाब ठगी से ही दिया। और अगर उस रात लोग थोड़ा देर से आते या आवाज ना उठती, तो शायद हालात कुछ और होते। लोगों की तालियों और खुशी के बीच भी उसका मन बोझिल था। सरपंच उसे अपने घर ले गया और बोला, तूने बहुत बड़ा काम किया है बेटा, तूने गांव को बचा लिया। ये पैसे कल सबको वापस बांटेंगे। आज रात इन्हें अंदर सुरक्षित रख दे और आराम कर। बंसी ने सिर हिला तो दिया, लेकिन नींद का सवाल ही नहीं था। कमरे में अकेला बैठा उसने सोने और पैसों के बक्सों को घूरा। क्या सच में ये गांव का है, या मैं इसे रखकर जिंदगी बदल सकता हूं? कौन जाने फिर ऐसी जिंदगी का मौका मिले या नहीं। उसी समय पीछे से धीमी दस्तक हुई। बंसी ने चौंककर दरवाजा खोला। वही काली टोपी वाला आदमी सामने खड़ा था। वो बिना पूछे अंदर आ गया। कुर्सी पर बैठा जेब से बिड़ी निकाली और बोला, मैंने खेल बहुत गौर से देखा। ठग को ठगने का हुनर कम लोगों में होता है, तेरे में है। बंसी ने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो? आदमी मुस्कुरा उठा। सही सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, सही सवाल ये है कि महेश के पहले इस पूरे खेल का मालिक कौन था। बंसी के दिमाग में झटका लगा। आदमी ने आगे कहा, तुझे लगा महेश ने ये ठगी पहली बार की? उसने गांवों को ठगा, पर पहले उसे किसी ने ठगा था, और वो मैं हूं। कमरे की हवा जैसे थम गई। बंसी का दिल तेजी से धड़कने लगा।
अजनबी ने टेबल पर चमत्कारी सिक्का रखा और उसे 2 बार उछालकर पकड़ा, जैसे वो असली मालिक वही हो। ये सिक्का तो बस लालच दिखाने का जरिया है। असली ताकत लोगों के दिमाग में होती है। जिन्हें फायदा दिखता है वो खुद ठग का शिकार हो जाते हैं। महेश को मैंने यही खेल सिखाया था और उसने यही खेल तुमको दिखाया। बंसी अवाक रह गया। अजनबी आगे लीन करके करीब आया और बहुत धीमे स्वर में बोला, अब अगर मैं चाहूं तो इस गांव का हर आदमी, सरपंच, यहां तक कि तू भी मेरे इशारों पर चलने लगे। बंसी ने डर और गुस्से के मिले जुले स्वर में कहा, तुम चाहते क्या हो? अजनबी ने मुस्कान हटाकर गंभीर चेहरा बनाया। एक मौका, तुम्हें वो बनाने का जो महेश बनना चाहता था। बंसी पीछे हट गया। मैं ठग नहीं बनना चाहता। अजनबी हंसा। हर ठग यही कहता है शुरुआत में। फर्क इतना है कि कुछ इस सच को छुपा लेते हैं और कुछ इसे अपनाकर दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। बंसी ने गुस्से में कहा, कल सुबह ये पैसा गांव वालों में बांट दिया जाएगा। किसी के लालच का खेल नहीं चलेगा। अजनबी शांत भाव से खड़ा हुआ। चलो मान लिया, लेकिन कल जब पैसा बांटोगे हर इंसान तुमसे और ज्यादा मांगेगा। बंसी चकित, क्यों? अजनबी ने कहा, क्योंकि जब किसी गरीब को एक बार रकम मिल जाती है उसे लगता है कि और मिल सकती है। लालच खत्म नहीं होता, वहीं से शुरू होता है। और उस लालच को मोड़ने वाला चाहे तो राज कर सकता है, चाहे तो सब बर्बाद कर सकता है। वो चलने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर बोला, तूने महेश को हराया ये सही, लेकिन असली खेल कल से शुरू होगा। गांव तेरे सामने बंटेगा। पैसे के लिए लोग लड़ेंगे, शक करेंगे। तू चाहे कितनी सच्चाई, कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा। और जब तू अकेला पड़ जाएगा, मैं लौटूंगा। बंसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चिल्लाकर पूछा, नाम तो बताकर जा। वो आधा मुड़कर बोला, नाम याद रख, क्योंकि अगली चाल मैं चलूंगा। मैं हूं राजवीर, असली ठगों का उस्ताद। दरवाजा खुला। वो रात के अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। बंसी कई मिनट तक वहीं खड़ा स्तब्ध रह गया। आज तक उसे लगता था कि महेश असली खेल चला रहा था, पर अब उसे समझ आया कि ये तो सिर्फ परत का पहला टुकड़ा था। उस रात बंसी की आंखों में नींद नहीं, बस डर था, भविष्य का, भरोसे का, खेल का। और सुबह ठीक वैसा ही होने वाला था जैसा राजवीर ने कहा था। एक बार पैसा, लालच और शक जब समाज में घुसता है तो असली धोखा इंसानों में नहीं, रिश्तों में शुरू होता है। रात गहरी हो चुकी थी। आसपास सन्नाटा पसरा था, पर अर्जुन की आंखों में नींद नाम की चीज नहीं थी। वो खाट पर लेटा था, पर दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर महेश सच में निर्दोष है, तो जो खेल चल रहा है वो आखिर चला कौन रहा है? इतनी गहरी चाल, इतना बड़ा घपला, और पूरे गांव को बेवकूफ बनाना कोई आम ठग के बस की बात नहीं थी। अर्जुन ने खुद से सवाल किया, क्या मैं ही किसी बड़े खेल का मोहरा बन चुका हूं? सवाल खत्म होते ही उसकी रगों में बेचैनी दौड़ गई। सुबह होते ही अर्जुन ने महेश को गोजरपुर भेजने की योजना बना दी, लेकिन सुनीता बीच में आ खड़ी हुई। वो रोते रोते बोली, तुम लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं नहीं चाहती कि कोई भी गिरफ्तार हो, मैं बस शांति चाहती हूं। उसकी आवाज में मासूम दर्द था, पर अर्जुन को उसकी बातों में सच्चाई कम और छिपाव ज्यादा लगा। महेश भी चुपचाप देख रहा था, जैसे उसकी जिंदगी किसी और के फैसलों पर चल रही हो। अर्जुन ने उसकी आंखों में अजीब सा डर देखा, जैसे वो किसी ऐसे रहस्य को जानता है जो बोलते ही मौत बन सकता है। सुबह की गर्मी बढ़ने लगी थी। गांव की मंडई में बड़ी भीड़ जमा थी। लोग फुसफुसा रहे थे। किसी ने सुना था कि तीसरे शख्स का नाम जल्द बाहर आने वाला है। अर्जुन और रमेश जब वहां पहुंचे तो हवा का रंग बिल्कुल बदल चुका था। गांव के लोग अर्जुन को नायक की तरह नहीं, बल्कि संदेह की निगाह से तौल रहे थे। कहीं पूरा खेल अर्जुन का ही तो नहीं? ये शक के शब्द भले धीमे थे, पर तीर की तरह कानों में चुभ गए। अर्जुन पहली बार समझा कि साजिश सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ भी बिछाई जा रही है। उधर चौपाल में सरपंच और कुछ गांव वाले महेश को बुला रहे थे। वहां अजीब सी बहस चली। किसी ने कहा महेश दोषी है, किसी ने कहा वो फंसाया जा रहा है। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक बुजुर्ग ने कहा, सुनीता पहले भी एक गांव में इसी तरह के झगड़े के बाद अचानक गुम हो गई थी।
पूरी चौपाल खामोश हो गई। रमेश ने तुरंत सवाल फेंका, तुम्हें कैसे पता? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि वही औरत मेरे गांव में भी आई थी और उसके आने के बाद 2 लोग खत्म हो गए थे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सुनीता को देखा, जो थोड़ी दूर से चौपाल का माहौल समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आज कोई डर नहीं था, बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। एक ऐसी निगाह जैसे वो हालात नहीं, बल्कि हालात को मोड़ने वाली खिलाड़ी हो। अर्जुन पहली बार उसके असली चेहरे से टकरा रहा था। मासूमियत सिर्फ उसका हथियार थी। रात में अर्जुन ने फैसला किया कि वो अकेले सुनीता से बात करेगा। सबके सो जाने के बाद वो उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो सुनीता सामने खड़ी थी, जैसे उसे पहले ही अंदाजा था कि अर्जुन आएगा। वो मुस्कुराई, तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो अर्जुन, लेकिन जिस सच को तुम खोज रहे हो ना, वो तुम्हारे संभालने लायक नहीं है। उसकी आवाज सामान्य थी, पर शब्दों में ऐसी तीखी ठंडक थी कि सन्नाटा भी कांप जाए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुमने आखिर किया क्या है? सुनीता पास आई। उसकी आवाज फुसफुसाहट जितनी धीमी, जो दुनिया करता है वही मैं करती हूं। लोगों की कमजोरी ढूंढकर उसे ही हथियार बना देती हूं। पैसे, भरोसा, प्यार, जिसने जो दिया उसी से खेल लिया। अर्जुन पत्थर बन गया। उसने आखिरकार असली सत्य सुन लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, सुनीता ने एक और राज खोला। और सबसे बड़ा मोहरा तुम नहीं, रमेश है। ये सुनकर अर्जुन का दिल धड़कना ही भूल गया। रमेश, उसका बचपन का दोस्त, साथी। अचानक सारी घटनाएं दिमाग में फ्लैश की तरह चलने लगी। हर वक्त मौजूद रहना, सही समय पर सही जानकारी लाना, शातिर अंदाज में अर्जुन को दिशा देना। अर्जुन समझते समझते रह गया कि पूरा खेल उसके सामने खेला जा रहा था और वो आंख मूंद कर भरोसा करता रहा। लेकिन सुनीता यहीं नहीं रुकी। उसने धीरे से कहा, और अगर मैंने चाहा ना, तो तुम कल सुबह इस गांव में जिंदा नहीं उठोगे। ये वाक्य अर्जुन के कानों में चाकू की तरह उतर गया। वो तुरंत पीछे हटा, दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकल गया। पर कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ, अगर सुनीता सच में उसको खत्म करना चाहती तो अभी भी कर सकती थी। इसका मतलब वो बस डराना चाहती थी। लेकिन क्यों? उसका मकसद क्या था? अर्जुन ने तय कर लिया, ये खेल अब खत्म होगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। पर जैसे ही वो घर पहुंचा, उसका दिल जम गया। रमेश अंधेरे में खड़ा इंतजार कर रहा था, मुस्कुराते हुए। उसकी मुस्कुराहट में साया था और इरादा भी। अर्जुन के कदम ठिठक गए। रमेश अंधेरे में खड़ा था, पर उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी दोस्त की नहीं, किसी शिकारी की लग रही थी। रात की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक ठंडा तेज चमक रहा था। अर्जुन को लगा जैसे सामने खड़ा आदमी वही रमेश नहीं है जिसे वो बचपन से जानता था। ये कोई दूसरा संस्करण था, छुपा हुआ, खतरनाक और लंबे समय से खेल खेल रहा था। अर्जुन के भीतर गुस्सा और डर दोनों लड़ रहे थे, पर उसने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, ये सब क्या हो रहा है रमेश? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हंस पड़ा, ऐसी हंसी जो किसी के भी भीतर तक कुरेद दे। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम बहुत समझदार हो अर्जुन, लेकिन बस थोड़ा देर से समझे। खेल तो तुमने ही शुरू किया था, पर अब इसे खत्म करने का वक्त मेरा है। ये सुनकर अर्जुन को यकीन ही नहीं हुआ। वो आगे बढ़कर बोला, मैंने क्या शुरू किया? मैंने तो सिर्फ गांव की सच्चाई सामने लानी चाहिए थी। लेकिन रमेश ने ताली बजाते हुए जवाब दिया, और तुम्हें लगा जिसने सच्चाई बनाई है वो खुद बेनकाब होने देगा? अर्जुन स्तब्ध था। टुकड़ों में बातें अब जुड़नी शुरू हुईं। गांव में महेश के खिलाफ अफवाह फैलना, सुनीता को बेवजह निर्दोष बताने के लिए माहौल बनाना, हर जगह रमेश का सही वक्त पर पहुंचना, ये सब इत्तफाक नहीं था। रमेश धीरे धीरे अर्जुन के पास आया और बोला, महेश को पैसे चाहिए थे, हमने उसे ऑफर दिया। सुनीता को बस अपनी चाल चलनी आती है, और तुम्हें हमने नायक की तरह इस्तेमाल किया ताकि गांव वालों का भरोसा खेल में बना रहे। अर्जुन के दिल में जैसे किसी ने वार किया। वो सिर्फ मोहरा नहीं था, वो पूरा खेल चलाने वाले की ढाल था। अर्जुन फट पड़ा। उसका गुस्सा हद पार कर चुका था। वो रमेश की कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाया, तूने मुझे क्यों चुना? मेरा ही भरोसा क्यों तोड़ा? रमेश ने बिना संघर्ष किए धीरे से कहा,
क्योंकि भरोसा ही तो सबसे बड़ा हथियार होता है। जब धोखा अजनबी देता है तो दर्द होता है, लेकिन जब धोखा अपना देता है तो इंसान टूट जाता है, और टूटे हुए लोग ही सबसे आसानी से चलाए जाते हैं। अर्जुन कुछ पल के लिए खो गया। आज पहली बार उसने समझा कि दर्द और विश्वास भी अपराधियों के हाथों में हथियार बन सकते हैं। रमेश ने एक और वार किया, पर असली बात तो तुम जानते ही नहीं अर्जुन, तुम्हारी जिंदगी में पहली गलती कब हुई थी? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। कौन सी गलती? रमेश मुस्कुराया और बोला, उस दिन जब तुम सुनीता से पहली बार मिले थे। तुमने बस उसकी आंखों में भरोसा कर लिया। वो तुम्हारी कमजोरी थी, जिसे मैं और वो दोनों समझ चुके थे। अर्जुन को लगा कि उसके भीतर कुछ टूट गया है। वो खुद को मजबूत समझता था, पर वो अपने ही दिल से हार गया था। कुछ देर खामोशी रही, फिर रमेश ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और अर्जुन के हाथ में थमाया। इसमें वो सब लिखा है जो तुम कभी नहीं जानना चाहोगे, वो फुसफुसाया। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर पूरी योजना थी। पैसे की मंडियां, गांव के नेताओं के जरिए नोटों का फर्जी खेल, रकम लेकर रातों रात गांव छोड़ जाने वाली सुनीता की भूमिका, और सबसे चौंकाने वाली बात, 4 गांव पहले भी यही पैटर्न इस्तेमाल हो चुका था। लेकिन सबसे नीचे एक लाइन ने अर्जुन के पैरों तले जमीन छीन ली। अगला गांव अमरपुर, अगला मास्टरमाइंड अर्जुन, क्योंकि जनता नायक को आंख बंद करके मानती है। इसका मतलब साफ था, रमेश और सुनीता गांव छोड़ देते, महेश गिरफ्त में आता और गांव वाले अर्जुन को नेता मानकर पैसे और भरोसा उसके नाम पर जमा करते। कुछ महीनों में सारी रकम काले तरीके से बाहर निकाल ली जाती और नाम आता अर्जुन का। वो पूरी साजिश में आखिरी बलि का बकरा चुना गया था। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसने रमेश को धक्का देकर पीछे किया और चिल्लाया, तुम मैं से कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन रमेश ने बिल्कुल शांत होकर कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो, लोग अब तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम सबको सच बताओगे तो गांव वाले सोचेंगे अपराध तुमने छुपाया था। तुम जितना सच बोलोगे उतना दोषी दिखोगे। ये सुनकर अर्जुन के दिमाग में तूफान मच गया। वो फंस चुका था। साजिश इतनी गहरी थी कि बाहर निकलना आसान नहीं था। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने रमेश की आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, ठीक है, खेल है तो खेल सही, लेकिन अब इसे मैं खत्म करूंगा। रमेश पहली बार मुस्कुराया नहीं। उसके चेहरे पर पहली बार बेचैनी की लकीर दिखी। पर इससे पहले कि कुछ और होता, जमीन के नीचे से किसी ने तेज आवाज में गोली चला दी। रमेश का कंधा फट गया और वो गिर पड़ा। अर्जुन पीछे हट गया। धुएं का गुबार हटते ही सामने खड़ी थी सुनीता। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं, सिर्फ ठंडी चालाकी थी। वो बोली, समय बदल गया है अर्जुन, अब खेल सिर्फ रमेश का नहीं। और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। गोलियों की आवाज के बाद कुछ सेकंड तक पूरा आंगन सन्न पड़ा रहा। रमेश जमीन पर गिरा हुआ दर्द से तड़प रहा था और अर्जुन सदमे से सुनीता को घूर रहा था। उस महिला के चेहरे पर भय की कोई झलक नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ पहले से सोचा हुआ है, जैसे गोली चलाना भी उसके लिए महज एक और चाल हो। हवा में धुआं तैर रहा था और अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि अब यहां किसी पर भरोसा करने लायक कोई बचा ही नहीं है। सुनीता धीरे धीरे आगे आई। हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर नहीं थी। वो एक पल के लिए अर्जुन के बिल्कुल करीब आकर रुकी और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें मुझे बचाना है अर्जुन। रमेश ने खेल बदलना शुरू कर दिया था। अगर वो जिंदा बच गया तो तुम और मैं दोनों खत्म हो जाएंगे। शब्द नरम थे, लेकिन रणनीति बेहद सख्त थी। वो फिर से अर्जुन की कमजोरी को ही हथियार बना रही थी। अर्जुन का दिल तड़प उठा। वो जानता था कि सुनीता खतरनाक है, पर एक हिस्सा अब भी उसे सच बोलने के लिए मजबूर करता था। उसने खुद को झंझोड़ते हुए कहा, तुम दोनों एक जैसे हो, तुम में और रमेश में कोई फर्क नहीं। लेकिन सुनीता ने तुरंत जवाब दिया, गलत। रमेश पैसे के लिए खेलता है, मैं जिंदगी बचाने के लिए। ये वाक्य अर्जुन के दिमाग को चीर गया। उसने सवाल किया, किसकी जिंदगी? और कई सेकंड तक सुनीता कुछ नहीं बोली। फिर उसने ऐसी बात बताई जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी, मेरी बेटी की। उसकी आंखें पहली बार वाकई रोशनी वाली नहीं, दर्द वाली लगीं। वो बीमार है, महंगे इलाज की जरूरत है, और यह काम ही एक रास्ता था पैसे जुटाने का। उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या नया जाल। इस बीच रमेश जमीन पर गिरा हुआ कराह रहा था, लेकिन बेहोश नहीं था। उसकी आंखें पूरी बात सुन रही थी और होंठों पर फिर वही डरावनी मुस्कान लौटाई थी। वो कहने लगा, अर्जुन, ये औरत किसी की भी नहीं है। उसके शब्द टूटे फूटे थे, पर घातक थे।
इसकी बेटी नहीं है। ये कहानी हर गांव में सुनाती है। हर बार नया चेहरा, नया दर्द, नया भरोसा और नई बर्बादी। अर्जुन का दिल जैसे अंदर से चूर हो गया। वो सुनीता की तरफ देखता रहा, जवाब तलाशता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर न स्वीकार था न इनकार, बस अजीब सी चुप्पी थी। अर्जुन उस चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में पूछा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सबके दिलों से भरोसा तोड़ दिया। पर सुनीता ने आंखें उठाकर कहा, नजरें सिर्फ मुझे दोष देने पर क्यों टिक गई अर्जुन? असली गुनाह तो लोगों की इन आदतों का है। जल्दी भरोसा करना, लालच में पड़ना, झूठ को सच मानना। मैं बस वही करती हूं जो लोग खुद करने देते हैं। उसकी आवाज इतनी पक्की और ठंडी थी कि लगता था वो सच भी बोल रही है और अपराध भी स्वीकार कर रही है। तभी दूर से मशालों की रोशनी दिखाई दी। गांव वाले शोर कर रहे थे और यहां की तरफ बढ़ रहे थे। शायद गोली चलने की आवाज सुनकर सब इकट्ठे हो गए थे। अर्जुन तुरंत समझ गया कि अगर गांव वाले यहां पहुंच गए तो सब खत्म, क्योंकि सबूत, घटनाएं और अफवाहें उसके खिलाफ जाने वाली थीं। रमेश समेत हर कोई उसकी ओर उंगली उठाता और असली अपराधी रात में फरार हो जाते। यानी खेल का अंत, अर्जुन की बर्बादी। सुनीता ने तेजी से कहा, अगर तुमने मुझे यहां से बाहर नहीं निकाला तो गांव वाले हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। रमेश चीखकर बोला, इस औरत को बचाया तो तू खुद मर जाएगा। अर्जुन दो सांसों के बीच फंस गया। किस पर भरोसा करे, किसके खिलाफ खड़ा हो और कौन सच बोल रहा है? उसका दिल चीख रहा था कि सुनीता झूठ है, दिमाग चिल्ला रहा था कि रमेश मौत है, और मौके की घड़ी बता रही थी कि देर होने पर दोनों विनाश बन सकते हैं। गांव वाले अब पास आ चुके थे। दरवाजों पर लाठियां पटकने की आवाजें आने लगी थीं। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन निर्णय लेना जरूरी था। उसने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे खुद से पूछा हो, मैं कौन हूं, मोहरा या खिलाड़ी? और जब उसने आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर पहली बार संघर्ष नहीं, फैसला था। उसने सूटकेस, बंधे पैसे, नकली दस्तावेज और ब्लूप्रिंट वाली फाइल को आग लगा दी। रमेश चीखने लगा, तू पागल हो गया है, ये हमारी ताकत थी। लेकिन अर्जुन शांत स्वर में बोला, नहीं, ये मेरी बर्बादी थी। फाइल आग में जलते ही सबूतों की दिशा बदल गई। अब न रमेश साबित कर सकता था कि वो मास्टरमाइंड नहीं, न सुनीता बिना प्लान के भाग सकती थी, और न गांव वाले अर्जुन के खिलाफ ठोस सबूत जुटा सकते थे। गांव वाले दरवाजा तोड़ते तोड़ते अंदर आए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह गए। तीनों जमीन पर थे, घायल रमेश, जली हुई फाइलें और हथियार का टकराव सा माहौल। गांव वाले समझ ही नहीं पाए कि अपराधी कौन है और पीड़ित कौन। चीखें, सवाल और आरोपों की बरसात होने लगी। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, सुनीता गायब थी। कुछ सेकंड पहले तक वहां मौजूद, लेकिन अब कहीं नहीं। खिड़की से भागी, दरवाजे से, किसी ने देखा नहीं। बस हवा में उसकी बात गूंजती रह गई कि हर ठग के साथ एक आखिरी ठगी होती है। अर्जुन वहीं खड़ा था। गांव वाले उसे घेर रहे थे। रमेश आखिरी सांसों में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था और सुनीता भाग चुकी थी, या शायद खेल के अगले पड़ाव पर निकल चुकी थी। लेकिन अर्जुन के लिए खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, अब वो सुनीता को ढूंढेगा, किसी भी कीमत पर। गांव वाली रात किसी तूफान की तरह गुजरी। लाठियों, चीखों और आरोपों के बीच अर्जुन खुद को समझा भी नहीं पाया कि वो निर्दोष है। लेकिन धीरे धीरे जब सच के कुछ कुछ हिस्से सामने आने लगे, जब रमेश ने जाते जाते अपनी आखिरी टूटी आवाज में कहा कि असली मास्टरमाइंड सुनीता है, तब गांव वालों की भीड़ लड़खड़ा गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुनीता गायब हो चुकी थी। रमेश अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ गया। गांव दहशत में डूब गया और अर्जुन अंदर से पूरी तरह बदल गया। वो उसी क्षण समझ गया कि ये लड़ाई कानून, पंचायत या गांव की नहीं है। ये उसके और सुनीता के बीच की लड़ाई है, जो भरोसे और धोखे की लड़ाई है, और अब वो इसे हर हालत में खत्म करेगा। अगले दिन सूरज उगा, पर अर्जुन की जिंदगी में रोशनी नहीं, सिर्फ आग थी। गांव के लोग उससे डरते भी थे और सवाल भी। कई लोग उसे दोषी मानते थे, कुछ उसे हीरो, पर किसी के पास सच का पूरा टुकड़ा नहीं था। अर्जुन ने फैसला किया कि वो गांव में रुककर सफाई देने, बहस करने या रोने पीटने में समय बर्बाद नहीं करेगा। अगर वो सच में इस खेल के अंत चाहता है तो उसे वहीं जाना होगा जहां सुनीता गई है, इस ठगी की दुनिया के असली जाल में। गांव छोड़े बिना जिंदगी शायद आसान होती, लेकिन सच हमेशा आसान नहीं चुनने देता। वो रमेश का पुराना ट्रंक उठा लाया, जिसमें बंद कागज, नक्शे, पुराने पते और अजीब से नाम थे। आधी रात तक फाइलों के बीच वो बैठा रहा, एक एक कागज पढ़ता रहा। जितना पढ़ता गया उतना ही समझ आया कि ये कोई छोटा सा गुट या अस्थायी गिरोह नहीं है। ये पूरा नेटवर्क था, गांव में भरोसे, लालच और भावनाओं का हर तरह से फायदा उठाने वाला संगठित खेल।
और सबसे खतरनाक बात, हर गांव में मास्टरमाइंड बदलता रहता है ताकि पुलिस कभी असली नेता तक ना पहुंच सके। यानी सुनीता हर बार नए मास्टरमाइंड को फुसलाती, तैयार करती और फिर आखिरी पल पर गायब हो जाती। अर्जुन के सामने सच पहली बार इतने साफ रूप में खड़ा था और वो इस जॉयल का आखिरी शिकार बनने वाला था, पर अब वो शिकारी बन चुका था। कई दिनों बाद आखिर उसे सबसे जरूरी सुराग मिला। फाइल के बीच दबा पुराना रेलवे टिकट, जिस पर तारीख तो पिछली थी, लेकिन स्टेशन वही था जहां से नेटवर्क के गुप्त सदस्य मिलते थे, कांदूर जंक्शन। अर्जुन ने बैग तैयार किया, न बंदूक न खंजर, सिर्फ दिमाग और हिम्मत। उसने पहली बार गांव को बिना देखे छोड़ दिया, क्योंकि अब उसके दिल में सिर्फ एक ही वाक्य जल रहा था, सुनीता को ढूंढना है और खेल खत्म करना है। ट्रेन में सफर करते हुए अर्जुन कई रातें जागता रहा। स्टेशन बदलते रहे, भीड़ें बदलती रहीं, लेकिन सुनीता के चेहरे की वो ठंडी मुस्कान उसकी आंखों से उतर ही नहीं रही थी। वो खुद को दोष भी देता रहा। काश मैं पहली मुलाकात में पहचान लेता, काश मैं उसकी आंखों को पढ़ लेता, काश मैं ये खेल समय पर समझ जाता। लेकिन फिर उसने खुद को रोक दिया। अतीत पर पछतावा शिकारी को धीमा कर देता है, अब सिर्फ भविष्य मायने रखता है। कांदूर जंक्शन पहुंचते ही अर्जुन ने खुद को अजनबी बना लिया। बोली बदली, कपड़े साधारण और चेहरे पर थकान। ढाबे के पीछे वाली गली में एक ढाबा था, जिसे रमेश की फाइल में लाल निशान से घेरा गया था। अर्जुन वहीं बैठ गया, चुपचाप सब पर नजर रखते हुए। शाम ढलते ही ढाबे में एक नई भीड़ आने लगी। महंगे कपड़े पहने लोग, चमकदार मोबाइल वाले, लेकिन चेहरे पर अजीब सी सतर्कता। और फिर ठंडी हवा सी उसकी रीढ़ में सरक गई। ढाबे के कोने में वो महिला बैठी थी, ओढ़नी चेहरे तक ढकी हुई, लेकिन उसकी आंखें वही थीं, सुनीता। वो हंस नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास, वही चालाकी, वही खेल था। उसके आसपास 3 आदमी बैठे थे, जो शायद अगले गांव का अगला मास्टरमाइंड चुनने वाले थे। अर्जुन की मुट्ठी कस गई, लेकिन उसने खुद को रोका। जल्दबाजी फिर वही गलती दोहराती जो पहले कर चुका था। इस बार उसे खेल में उतरना था, बिना निशान छोड़े, बिना मौका गंवाए। अर्जुन ने अपनी कुर्सी से उठकर वहां जाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़कर रोक लिया, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका खून जम गया। वो पुलिस थी, और उनके लहजे से साफ था वे उसे गिरफ्तार करने आए थे। गांव वालों ने रिपोर्ट कर दी थी कि अर्जुन ठगी के नेटवर्क का हिस्सा है और फरार हो चुका है। अर्जुन के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। अगर वो गिरफ्तार हो गया तो सुनीता फिर बच जाएगी, जैसे हर बार बचती है। सुनीता वहीं बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को अर्जुन को पकड़ते देखा, उसके चेहरे पर फिर वही मुस्कान लौट आई, जैसे सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था, जैसे वो अर्जुन की हार का इंतजार कर रही थी, जैसे उसने पहले से पुलिस को भेजा हो, जैसे इस बार भी वो जीतने वाली है। अर्जुन को हथकड़ियां लग चुकी थीं, उसका वक्त खत्म हो रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगी, एक तेज धमाका सुनाई दिया। ढाबा धुएं और टूटते कांच से भर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, और जब धुआं धीरे धीरे साफ हुआ तो सुनीता गायब थी। फिर एक कागज अर्जुन के पैरों के सामने गिरा। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम सच में खेल खत्म करना चाहते हो तो मुझे ढूंढो, अगला ठिकाना उज्जैन। और नीचे लाल कलम से दिल का बना हुआ निशान। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। पुलिस उसे गाड़ी में ठूंस रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली शुरुआत अब है। रात की नीरवता पूरे गांव पर ऐसे टंगी हुई थी जैसे हवा भी थम गई हो। हवेली के बाहर खामोश चौकीदार टहल रहे थे, लेकिन हवेली के अंदर बेचैनी की आग धधक रही थी। महारानी ठगिनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, सामने टिमटिमाती मोमबत्ती और दिमाग में सवालों का तूफान। शामू ने सच में धोखा दिया, या सच को छुपाया जा रहा है? भरोसा और शक की लड़ाई उसके अंदर उथल पुथल मचा रही थी, और पहली बार वो खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी। अचानक दरवाजे पर धीमी आहट हुई, 2 कमजोर दस्तकें। ठगिनी ने पलक तक नहीं झपकाई, हाथ चाकू की मूठ पर था। दरवाजा खुला और बूढ़ा हरिया अंदर आया, वही नौकर जिसने उसे बचपन से पाला था। उसकी आंखें कांप रही थीं, सांसें टूटी हुई थीं। वो बोला, बेबी माफ करना, लेकिन एक बड़ा खेल चल रहा है आपके खिलाफ, और आपके बहुत करीब के लोग शामिल हैं। ये सुनते ही ठगिनी की गर्दन में खून जैसे जम गया, पर हरिया चुप नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे 2 दिन से हवेली के तहखाने में बंद रखा गया था ताकि वो सच न बता सके। हरिया ने धीरे से कागज का एक पुराना टुकड़ा उसकी हथेली में रखा। किसी की लिखाई में एक गुप्त योजना बनी थी। उस प्लान का हर शब्द पढ़ते समय ठगिनी के हाथ कांपने लगे।
पूरी साजिश उसे उल्टा गिराने की थी, हवेली छीनने की थी, गैंग तोड़ने की थी। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस साजिश के पीछे सिर्फ बाहर के लोग नहीं, बल्कि उसके अपने भी थे। उसे लगा जैसे इमारत उसके पैरों तले हिल गई हो। वो जिसने सबको ताकत दी, वही अब खतरा बन चुकी थी। गुस्सा उसके दिल में कड़वाहट की तरह उबल रहा था, मगर आंसू नहीं निकले। उसने हरिया का कंधा पकड़कर बोला, नाम बताओ, कौन है मेरे खिलाफ? लेकिन हरिया ने सिर्फ इतना कहा, एक नहीं, दो नहीं, बहुत। और फिर उसके मुंह से आवाज निकलने पहले ही वो जमीन पर गिर पड़ा। ठगिनी ने संभालने की कोशिश की, पर हरिया की सांसें धीरे धीरे थम चुकी थीं। उसने मरते वक्त बस इतनी फुसफुसाहट की, तहखाने, तीसरा कमरा, सच वहां मिलेगा। हरिया की मौत ने ठगिनी के चेहरे पर हल्की सी चौंकाहट नहीं छोड़ी, जैसे किसी दर्द को महसूस करने की उससे आदत ही छिन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में एक चीज जल उठी, बदला। वो जानती थी कि अब बात भावनाओं की नहीं, सत्ता की थी, और सत्ता हमेशा खून मांगती है, चाहे दुश्मन का हो या अपना। बिना देर किए वो चुपके से हवेली के गहरे तहखाने में पहुंची, जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता था। तीसरा कमरा खोलने के लिए भारी जंजीरों को हटाना पड़ा। कमरे के कोने में पुराने बक्सों पर धूल थी, लेकिन उनके अंदर जो था वो दिल दहला देने वाला था। दर्जनों कागज, नक्शे और गुप्त बैठक के रिकॉर्ड, ये सब उसके खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के सबूत थे। और सबसे खौफनाक झटका, इन सब दस्तावेजों पर संकेत और कोड उसी व्यक्ति के थे जिसे ठगिनी सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानती थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, चेहरा पत्थर सा, दिल में सिर्फ एक बात, ये खेल खत्म नहीं होगा, मैं खत्म करूंगी। उस कमरे से बाहर निकलते हुए उसकी चाल में डर नहीं, बल्कि मौत की खामोशी थी। अब इस महल में कोई भी सुरक्षित नहीं था, ना दुश्मन, ना दोस्त। रात गहरी थी, पर इस रात के बाद सुबह कैसी होगी कोई नहीं जानता था। पर एक बात तय थी, अगला शिकार वो खुद चुनेगी। तहखाने से वापस लौटते समय हवेली का हर गलियारा आज ठगिनी को अलग सा लग रहा था। वही दीवारें, वही कमरे, वही लोग, लेकिन अब हर चेहरा शक की परछाई के साथ था। उसके कदम शांत थे, मगर मन में तूफान। वो ऐसे चल रही थी जैसे किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास तक न हो, पर उसकी आंखें हर आवाज, हर सरसराहट को पकड़ रही थीं। विश्वास का टूटना इंसान को भीतर से तोड़ देता है, लेकिन उसे और खतरनाक भी बना देता है। और आज ठगिनी बिल्कुल उसी रूप में थी। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और पलंग के नीचे से छोटा लोहे का डिब्बा निकाला। डिब्बे में सिर्फ रुपए या गहने नहीं थे, उसमें उसके असली हथियार थे। नक्शे, कोड, पुराने नाम, दुश्मनों की कमजोरियां और गद्दारों की सूची। उसने शांत होकर मोमबत्ती जलाई और दस्तावेजों पर नजर दौड़ाई। एक एक लिखावट, एक एक निशान को पहचानते हुए उसके चेहरे की सख्ती बढ़ती जा रही थी। जिस व्यक्ति पर उसने धोखे का शक भी नहीं किया था, उसी के इशारों पर पूरा खेल चल रहा था। और ये सोचकर उसका खून ठंडा पड़ गया। उस नाम पर उसकी नजर जैसे ठहर सी गई। पल भर को लगा कि सांसें थम गई। दिमाग में वही चेहरे घूमने लगे, साथ बिताए पल, साथ जीती लड़ाइयां, साथ निभाई वफादारी। और आज वही इंसान उसके खिलाफ सबसे बड़ा वार करने की तैयारी में था। लेकिन ठगिनी के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि धीमी, बेहद ठंडी मुस्कान उभरी। वो मुस्कान जब कोई दर्द से ऊपर उठकर बदले की तरफ बढ़ चुका हो। उसने खुद से कहा, खेल अब असली शुरू होगा। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। लोगों को लगा कि सब पहले जैसा है। ठगिनी पहले की तरह मजबूत और शांत है। लाल दालान में वो सबके बीच ऐसे बैठी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने उन लोगों को भी मुस्कुराकर देखा जो उसे गिराने की साजिश में शामिल थे, और कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि उसे सच पता चल चुका है। ये पहली बार था जब वो अकेली लड़ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अकेले लड़ा गया युद्ध सबसे घातक होता है। शाम ढलते ही उसने श्यामू को बुलाया, लेकिन आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि देखने के लिए कि उसकी आंखों के पीछे क्या छिपा है। श्यामू आया, आंखों में पुराना अपनापन, पर कहते कहते कई बार हिचकिचाहट। उसकी बातों में सच्चाई थी या चाल, समझना मुश्किल। ठगिनी ने सिर्फ सुना, कभी टोका नहीं। बस उसके हर शब्द, हर नज़र, हर सांस को पढ़ती रही। और जब श्यामू गया तो उसके चेहरे पर कोई भार नहीं था, लेकिन अंदर वो फैसला ले चुकी थी कि अगला कदम बहुत सोचा समझा उठाना होगा। उस रात हवेली के पिछवाड़े बने पुराने मंदिर में उसकी परछाई दिखाई दी।
वो अकेली नहीं थी, हवा भी जैसे उसके कदमों के मुताबिक चल रही थी। उसने वहां काले पत्थर की वेदी पर चुपचाप कसम खाई, अब कोई भी विश्वास नहीं बचेगा, सिर्फ खेल बचेगा और जीत मेरी होगी। उसकी आवाज धीमी थी मगर वक्त को चीर देने वाली। फिर उसने पहला कदम उठाया, ऐसा कदम जो किसी को शक भी न दे और खेल अंदर से टूटता चले। उसने एक झूठी खबर फैलवाई कि भोपाल के पास छिपा हुआ खजाना मिलने वाला है और सबको वहां भेजा जाना है। नोटिस रात में लगा और सुबह होने से पहले टीम का आधा हिस्सा यात्रा के लिए निकल चुका था। हर कोई खजाने के लालच में गया, लेकिन ठगिनी जानती थी असली खजाना खतरा था। हवेली अब शांत थी, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले वाला सन्नाटा था। असली गद्दार अभी भी हवेली के भीतर था और जल्द ही उसके सामने आने वाला था। ठगिनी का चेहरा अब पहले जैसा न था। उसकी आंखों में अग्नि नहीं बल्कि बर्फ थी। इंसान तब सबसे खतरनाक होता है जब उसके भीतर दर्द भी खत्म हो जाए और भरोसा भी। और आज ठगिनी उसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी।